नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी विद्रोही स्त्री। मौसमपुर गांव में मेरी बुआ लक्ष्मी का घर है, जहां बचपन में माँ के संग इक्का दुक्का बार ही जा पाया। मगर बुआ को जब भी मौका मिला वह भाई भौजाई और भतीजा भतीजी से मिलने आ पहुँचती थी। बचपन में बुआ का असीम प्यार मुझे मिला। जब मैं किशोर अवस्था में पहुंचा तब तक बुआ बेवा हो गई। फूफा रहे नहीं, सो बुआ पर घर गृहस्थी का बोझ आ पड़ा। कहते हैं ना, निर्धन स्त्री और बेटियां दुख और संघर्ष का चोली दामन का साथ होता है। मेरी बुआ की भी शायद यही विडंबना है। जिस वानप्रस्थ अवस्था में वह गृहस्थी के बोझ से मुक्त होकर कर्म धर्म में वक्त व्यतीत करती, उस सांझ बेला में उन्हें 4 बेटियों की परवरिश से जूझना पड़ा। जवान लड़कियां और प्रीतु विहीन ऐसा संयोग कष्ट के लिए बेमानी हो ही नहीं सकता। गरीबी की जंग में जूझते हुए फूफा वक्त रहते बेटियों का शगुन नहीं करा पाए थे। ऐसे में विधवा स्त्री के लिए बेटियों का विवाह करना समुद्र से सीप निकालने जैसा था। बिना दान दहेज के बेटियों को जहाँ कहीं भी फेंक गंगा नहा सकती थी। ऐन वक्त पर नाते रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लिए थे। टोले मोहल्ले में कोई भी तर्क कुतर्क जो उन्हें उनके फैसले के विरुद्ध दिया जाता, वह उसकी काट निकाल लेती। कहती, मेरी 4 बेटियां लक्ष्मी के समान हैं। मगर जवान बेटियों का वजन ढोना कितना पीड़ाजनक होता है, यह कोई असहाय विधवा ही समझ सकती है। बुआ की असहाय वृद्धावस्था और उन पर हुए प्रकृति के अन्याय का मैं मूक दर्शक मात्र था। संकीर्ण समाज की निंदनीय परंपराओं ने बुआ की बेटियों के जीवन को कष्टों से भर दिया था। ऐसे में बड़ी लड़की गरीबी की मैली चादर के घूंघट में दमघोंटू और एकांकी जीवन जीते हुए टीबी का शिकार हो गई। उससे छोटी लड़की विक्षिप्त हो गई। तीसरी लड़की दूसरे के खेतों में कमाती खटती परंपराओं से जूझती पीलिया से मर गई। ले देकर बुआ के साथ छोटी बेटी शारदा बची, जिसे सीने से सटाए हुए बुआ को सुकून की सांस लेने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। निर्धनता में विसंगतियों झेलने के लिए ही होती है। 3 बेटियों को खोने के बावजूद बुआ ऐसे निर्विकार भाव में रही जैसे घर की पालतू बकरियां मर गई हो। समाज की संवेदनहीनता देखिए कि बुआ के घर जो भी सांत्वना देने पहुंचता, यही कहती, चलो बुढ़िया के सिर से बला टली। जो इस संसार से चला गया उसके लिए आंसू बहाते रहना कहाँ की बुद्धिमानी है। दिन बीतते गए। बुआ भी छोटी बेटी शारदा के संग बेरौनक जिंदगी की उम्मीद में बेटियों के खोने का गम के लिए जीती रही। छोटी के विवाह की चिंता में वह दिन रात डूबी रहती थी। बुआ को पता ही नहीं चला कब शारदा उनकी कमजोरी बन गई। कन्या विरोधी क्रांति ठंडी पड़ गई। सारे विरोध के झंडे नारे कमजोर पड़ गए। अब उन्हें स्वीकार ही न था कि शारदा भी बीमारी और भूख और रूढ़ी के गिरफ्त में तड़प कर मर जाए। उन्होंने पूरे पैर फैला दिए। माँ का आंचल तन गया। उन्होंने ठान लिया, शारदा जिंदा रहेगी। उस गोरी सुंदर लड़की ने 10वीं पास कर ट्रेनिंग भी ले ली। जब उसकी पोस्टिंग धर्मपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की संचारिका के रूप में हुई तो बुआ पूरे टोले में बतासे बांटी। घर में पूरी हलवा बना। बुआ बड़े सुकून से दरवाजे के बाहर खुली हवा में बैठी मचिया पर ऐसे मचल रही थी जैसे किसी राजकुमारी की माँ हो।
उस समय उन्हें ये स्मरण न था और न ही कल्पना की थी कि समय का दैत्य कभी भी झपट्टा मार सकता है। वही हुआ जो नहीं होना था। एक दिन ड्यूटी के लिए जल्दी निकलने की शीघ्रता में सुबह चूल्हा जलाते हुए शारदा की साड़ी में आग लग गई। उसकी जांघ एवं पेट जल गया। किसी तरह वह कस्बे के अस्पताल में बच गई। पेट और जांघ का मांस जुड़ गया और कुछ स्वस्थ होते ही शारदा झुक कर चलते हुए ड्यूटी पर आ गई। पीड़ा की खूंटी में टांग बुआ ने किसी से सलाह लिए बगैर बेटी की शादी धर्मपुर में ही उम्रदराज प्राइमरी शिक्षक से कर दी। बेहद संतुष्ट हो उन्होंने परिवार वालों की एक छोटी सी टोली को वहाँ भोजन करवा दामाद का परिचय दिया। मुझे तो शारदा का दूल्हा पसंद नहीं लगा, पर मैंने लड़की को सुरक्षित ठिकाने पहुँचाने का बुआ का सुख संतोष नहीं छीनना चाहा। यह भी प्रकृति की कृपा थी कि शारदा 2 लड़कियों की माँ बनी। छोटी लड़की पोलियो से लंगड़ी भी हो गई। एक दिन मैंने बुआ को फुसफुसाते हुए कहा, बच्चे क्या जरूरी थे? का कहत हो, औरत जात को तो पति और मर्द ही छत्र छाया ही सुकून देती है। बुआ ने अपनी नाराजगी जताई। 3 वर्षों में शारदा की दुनिया बदल गई। उसका पति कैया निकला। पहली तारीख को ही झपट्टा मार उसकी पूरी तनख्वाह ले लेता और बुआ के जाते ही घर और बच्चियों की देखभाल के लिए एक हट्टी कट्टी स्त्री आ गई। वह औरत के लिए घर संभालने के साथ साथ रात को शारदा के पति की सेवा करनी अनिवार्य थी। खींचकर शारदा को रुकावट डालनी चाहिए तो उसे सच के लिए पीटता ही था। सो पीटी। वह रातों रात भागती माँ के पास पहुंची तो पीछे से दामाद भी पहुंच गया। उसने शारदा पर ही बदचलन होने के आरोप लगाने शुरू किए। शारदा को स्वयं पर आश्चर्य था, वह दागने और जलने के बावजूद वहाँ जिंदा कैसे थी। बुआ की आंख खुली तब उन्होंने समझा कि शादी के नाम पर उन्होंने बेटी को जहरीले सांप को बीच फेंक दिया। अरे सामान्य स्त्री तक तो आज भी भारतीय समाज के मानव जाति का दर्जा नहीं पा सकी, तो यह जली कटी लड़की कैसे मानी जाएगी। दुखों के मलबे पर चढ़ी शारदा ने दया की भीख मांग अपना तबादला मौसमपुर यानी मायके के आंगनबाड़ी में करवा ली। कच्ची सड़क पर लंगड़ाते हुए चलकर जिंदगी को अधिक लहूलुहान करती हुई जब आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचती तो ग्रामीण नटखट बच्चे उसे अजूबा सर्कस का जानवर समझ पैर पर चाक मारते। वह हंसती हुई उन्हें पढ़ाती रहती और आंसू पीती रहती। सोचती रहती कि शादी करना यदि सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है तो कहाँ है मर्द की सुरक्षा, और क्या वह जानबूझकर जली। ऐसी कठिन जिंदगी से तड़पती बेटा को बुआ यूँ अकेला छोड़ हार्ट फेल से क्या मरी। लोभी दामाद की पौ 12 हो गई। दोनों बेटियों को पास रखते और प्रत्येक 2 तारीख को शारदा को मारते पीटते रुपये झटक ले जाता। शारदा ने गांव के बड़े बुजुर्गों से गुहार लगाई तो उसका मजाक बना कहने लगे कि तेरी माँ ने अपने जेवर बेच ब्याहा, अब लेना मजा, तू जाने वो जाने। सच तो कहा, विवाहित स्त्री को इतना धैर्यवान रहना ही चाहिए कि वह पति के दुराचारों को आशीर्वाद समझ सिर माथे पर ले, वरना देख लेंगे कई लोग वही हुआ जो होता आया। एक बूढ़े को शारदा पर दया आई तो उसने उसे बचाने की चेष्टा की। यह तो गजब हो गया, उसकी इतनी हिम्मत कि पति से बचाए। सो शारदा छिनाल वेश्या बदचलन उल्टा कहलाने लगी। 2 कपड़ों की फटी देह को ठेलते हुए वह गालियों से सजा दी गई। हाँ, मैंने ही उसे तलाक दिलवाने के लिए वकील का पता दिया और वह गई भी। कार्रवाई पूरी हुई पर एक सांझ अपने भाइयों के साथ आए उसके पति ने आंगनबाड़ी केंद्र में घुसकर उसे इतना पीटा कि मेरे पास न पहुँची। यही समाचार
मिला कि शारदा नहीं रही। मैं गांव पहुंचा तब तक रिश्तों से बंधे होने का दावा करने वाले उसे अपने घर ले आए और नहला धुला उसे सजा रो रहे थे। मेरी बहन कितनी भाग्यवान थी कि सधवा मरी। उसकी हत्यारा पति झूठे टेसुए बहाते शारदा की मांग भर रहा था। विधिवत दाह संस्कार कर हित नातों ने ही सेखी बघाड़ी। हमारे तो अपना दायित्व तो निभा दिए, पर वास्तव में इस दिनहीन की याद किसी को नहीं थी। उस हत्यारे पति को मैंने कहा कि जो हुआ वह नहीं होना था। मुश्किल से चाक जिंदगी जीती अपाहिज औरत, वह भी आत्मनिर्भर होकर भी भीड़ द्वारा निहत्थी मार दी गई। उसकी मासूम लड़कियों का भविष्य क्या होगा, पता नहीं वह औरत उन्हें कैसे रखती होगी। धर्मपुर जाकर उन मासूमों को देखने पहुंचा तो दंग रह गया। बुआ के दामाद के छप्पड़ की जगह एक छोटा पक्का घर खड़ा था। कोने में ही जनरल स्टोर मुस्कुरा रहा था, जिस पर लिखा था कमला स्टोर। भीतर घुसते ही उसकी रखेल कमला को साफ सुथरे कपड़ों में देखा। स्कूली ड्रेस से सजी धजी दो बच्चियां मुझसे लिपट गई। मुझे हैरानी से ताकत हुए कमला ने कुर्सी दी। भैया, खाना खाकर ही जाना। ये बेटियां गांधी कॉन्वेंट में बस में पढ़ने जाती है। आप ठीक समझ रहे हैं। आप यकीन करें, यहाँ भी दीदी को उन्होंने दूसरे कमरे में दरवाज़ा बंद कर पीटा। वहाँ जाकर भी कूड़ता करते रहे, पर यह सब मुझे देर से ही पता चला। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, पर यह जानती थी कि औरत होना कोई पाप नहीं। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो पीट कर जान दे दूँ। एक बार मुझ पर बच्चियों के हाथ उठाया था, मैंने दृढ़ता गले पर रख दिया। मैं भी डकैत आनंदी पहलवान की बेटी हूँ, पर जीना जानती हूँ और जीने का नियम भी समझाती हूँ। कुत्ते से मिमिया कर पूँछ हिलाने लगे। मुझे ऐसा सधवा नहीं बनना कि अत्याचार झेलो और जल मरो। दुनिया में मेरे लिए दूसरे मर्द भी है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ससुरा दूसरी शादी कर लाए और पहली को मार डाले। खुद जियो और दूसरों को जीने दो। दोनों बच्चियां पढ़ेगी, मैं इन्हें कमज़ोर नहीं बनाऊंगी। उसने स्नेह से मेरा हाथ पकड़ा और कमला से विदा होते हुए वह कोई प्रतिहिंसा या कुंठा मेरे मन में न थी, क्योंकि शारदा मरी नहीं थी, बल्कि अब दूसरे चूल्हे में मजबूत जिरख्तर में जीने की प्रतिबंध थी, भले ही उसे कहीं भी टकराना पड़े। स्त्री शक्ति से दबा हुआ वह विद्रोह चिंगारी बन चुका था। नमस्कार, ये थी कहानी विद्रोही स्त्री की। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।